गेस्ट थे, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग उनको जानते हैं। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं, सो मैनी थिंग्स। और उसके साथ ही वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा से। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है आरिफ अजाकिया साहब ने, जो कि जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है। एमक्यूएम के तो खैर वो मेंबर हैं ही, लेकिन इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्क भी करते हैं और बहुत ज़बरदस्त इंसान है, मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि एक बार मैंने उनके साथ शो बनाया और मुझे बहुत कुछ इन दोनों लोगों से सीखने के लिए मिला है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग तशरीफ लाए। इससे पहले तारिक साहब, शुक्रिया। थोड़ा सा हम आज हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, जो हमें बुरी तो लगती है सुनकर, लेकिन हमें सुनना है और हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो अभी की इवन जनरेशन है वो अगर कुछ सीख पाए उससे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे ये बताइए सर कि जब अगर हम पीछे की तरफ जाएं और जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो ये हिस्सा जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या था? एक तो ये इलाका किस तरह का था, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाए उसमें। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान बन गया, जहाँ तक मैंने मिस्टर जिन्ना को देखा है, यानी उनकी जो पिक्चर देखी है, उनकी स्पीचेस सुनी है, वो मुझे काफी मॉडर्न आदमी लगते हैं। मेरे घर में भी उनकी पिक्चर लगी हुई है, तो वो हरगिज शेरवानी और लिखत में नहीं है, काफी मॉडर्न लगते हैं। तो पाकिस्तान क्यों उस तरह से नहीं हो पाया कि हम इस देखें, ये कई सवाल आपने कर दिए। ये आपके दादा भी हिंदुस्तानी, आरिफ के भी दादा हिंदुस्तानी, मेरे नाना दादा भी हिंदुस्तानी। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप किसी शख्स को मिलते हैं और उसकी एथनिसिटी पूछते हैं तो वो अपने आबो अजदाद से रिलेट करता है ना। कोई इटालियन ये तो नहीं कहता कि मेरे दादा परदादा फ्रेंच थे लेकिन मैं इटालियन हूँ, और अगले मेरी नस्ल जो है वो होगी पोलिश। ये सिर्फ आपको ये जहालत पाकिस्तान में नजर आती है कि हम तीनों के परदादा नाना जैसे भी कहें 2 जनरेशन पहले हिंदुस्तानी थे, और हम जो उनकी औलाद हैं वो हिंदुस्तानी नहीं। पहले तो इसको समझिए। तो जब आप वो बात है कौवा हंस की चाल चलती, वो अपनी चाल भूल जाता है। और पूरी दुनिया इस्लाम में ये वाहिद इलाका है जहां के लोग अपनी जमीन से शर्मिंदा बहुत हैं। यानी इनको, आपके फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, वो तो नाम स्टैंप हर जगह लगाते हैं, मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो किराए पे कुरैश लेके आए थे यहाँ पे और मैं आपको तवीज़ें बांटूंगा, आप दुआ करें, आप किसी की बैलगाड़ी ठीक हो जाएगी, ये दुआ पढ़ लीजिए तो शायद कल बारिश हो जाएगी। ये हम बन गए कि वो लोग जो इस धरती के दुश्मन थे, जिन्होंने यहाँ कत्लेआम किया मुसलमानों का, वो हमारे हीरो हो गए। जिन लोगों के साथ हम पैदा हुए, बड़े लिखे कई जनरेशन से, अब आरिफ जो हैं ये इनका सिंध से या आप समझे मेमन बरादरी से ताल्लुक है ना आपका आरिफ भाई, तो या गुजराती या मेमनी बोलने वाले लोग को अब एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी से बोलना पड़ता है ना। आपका ताल्लुक भी, आप शायद इलाहाबाद से हैं या यूपी से हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तानी नहीं है? देखिए, लेकिन हमको ब्रेन वॉश करके कहा कि तुम हिंदुस्तान से नहीं हो। जब आपको जमीन से उखाड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहे। इंडोनेशिया में किसी को शर्मिंदगी नहीं कि वो जावा का है या सुमात्रा का है या मले का है। आपके मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं कि उनके दादा जो थे वो पश्तून थे और उनकी अम्मा जो थी वो मलेशिया से थी, तो वो मैले कहलाए। श्रीलंका में किसी को नहीं तकलीफ है कि वो कहाँ के हैं।
ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने आप को और दूसरों को, ये सिर्फ नहीं बंगालियों को कहा तुम अरब की गुलाम हो, उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, खत्म कर दिया, 25 साल में किस्सा ही क्लोज कर दिया। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तान है वहां आप किसी पंजाबी से पंजाबी में बात नहीं कर सकते ऑन टेलीविजन। पिछले 70 साल में आपके किसी नेटवर्क पे किसी पंजाबी ने एक दूसरे से पंजाबी बात नहीं की है। क्यों? शर्मिंदा है अपनी जबान से, अपनी जमीन से। आप पब्लिकली आके अगर मेमनी बोलने, आपको लोग जाहिल कहेंगे। अगर गुजराती में बात की, जो मेरे ससुराल की जबान है, तो किधर से आ गए? जो जबानें जिस शहर की हैं वो तो खत्म हो गई। हम सब आर्टिफिशियल बन गए। हमारा कल्चर हो गया नाजवा नंबर 1, नंबर 2, पापोश नगर का अलग, गुरु मंदिर वाले अलग, इस्लामाबाद वाले अलग, रावलपिंडी वाले बिल्कुल अलग। तो वी आर एन आर्टिफिशियल एंटिटी। और ये हमारे हिस्ट्री के अजीज की छोटी सी किताब है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वही पढ़ लें, दैट इज इनफ। लेकिन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और सबसे दुख की बात है कि जितने पाकिस्तानी पढ़े लिखे होते हैं उतने ही ज्यादा जाहिल होते हैं। ये आरिफ ने नोट किया होगा, बर्तानिया में या नेदरलैंड्स में इन्होंने तो काफी कठिन लाइफ काटी है। उनको पता ही नहीं है कि वो अगर जर्मनी में रह रहे हैं तो जर्मन अपने आप को जर्मन क्यों कहता? वो रशियन तो नहीं है ना। हमारे यहाँ सिंध में आके कह रहे हैं कि मीरपुर खास की जबान जनाब उर्दू होनी चाहिए। अरे पास में देखो, अमरकोट का नाम उमरकोट कर दिया। आप अंदाजे लगाइए, पाकिस्तान का एक ही शहर हिंदू मेजॉरिटी था, भुट्टो साहब के जमाने तक वो अमरकोट कहलाता था, उसको उमरकोट कर दिया। वो जो कल्चर था हमारा कि उमरकोट के पास हिरन मिलते थे, 71 की जंग में पाकिस्तान के फौज ने आके उस इलाके से हर हिरन को, ये सॉरी हिरन नहीं, मोर खाली कर दिया, खा गए सब। उनका ताल्लुक ही नहीं सिंध से, तो उनको क्या परवाह कि एक कल्चर के अंदर मोर की हैसियत क्या है। हमारे हर जगह यही हुआ कि अब ये एमक्यूएम के नाराज होंगे कि उर्दू हम पे थोप दी गई और कहा कि तुम्हारी अपनी जबान जो है वो गटर में डाल दो। ये ए ग्रेड जबान आ रही है बहुत दूर से, लखनऊ में आ रही ट्रेन पे, और खटखट खटखट जहां जहां जाती है ये ट्रेन, वहां बर्बादी उस कल्चर को लाके हमको बना दिया ऐसा कि लोग इंडिया में अब पाकिस्तान के पंजाबियों को सुनते हैं ना टीवी पे, तो एज कॉमेडी सुनते हैं, क्योंकि कोई उर्दू बोलना ही नहीं जानता। सो दिस इज अ पास। अब इसका आगे क्या होना है वो चैप्टर हो चुका, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ बंगाल में इलेक्ट हुआ था 47 में, सिवाय बंगाल के और मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री कहीं नहीं थी 46 के इलेक्शन में। सोहरवर्दी साहब जो वहां थे, उनको पहले दिन पाकिस्तान में आने से, उनकी प्राइम मिनिस्टर बंगाल को पाकिस्तान आने से पाबंदी लगा दी गई और उनसे कहा जो बात करनी जिन्ना साहब से कराची में जाके बात। ढाका जो पाकिस्तान का कैपिटल बनना चाहिए था, आपको ये नहीं पता ना लोगों को, जब एक ही सूबे का आप इलेक्शन होगा, जब मेजॉरिटी मुसलमान जहां रहते हैं वहीं का शहर होगा ना पाकिस्तान का कैपिटल। आपने कराची को बनाया जो हिंदू मेजॉरिटी थी, आपने कहा नहीं ये कैपिटल है और यहाँ उर्दू जबान होगी और हिंदुओं को निकाल दो, बाकी सारे अनपढ़ हो गए। जो माकलोची के नाम से बलोचों का शहर है, तो सिंधी भी नहीं, आपने सफाया कर दिया। मंगो पीर के जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो हमने बचपने में हमारा कल्चर था कि साल के साल जाके विजिट करते थे, बहुत ही गजब की जगह, आप कभी भी नहीं गई होंगी। पूरे हिंदुस्तान में एक जगह मगरमच्छ रहते थे, वो मंगो पीर कहलाता था। आपने उसको ऐसा क्लीन चैप्टर किया, उन्होंने कहा भाई लखनऊ नहीं है और अगर बगदाद नहीं है तो भैया ये क्या हुआ। उन्होंने कहा मगरमच्छ को तो जानते। वी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। हमने
तो वो हिंदू टेम्पल है जो एक मड वल्केनो है, नानी का मंदिर कहते हैं उसे बलूचिस्तान में। मैं नाम भूल रहा हूँ, महलाज कुछ ऐसा है। वी इरेडिकेटेड दैट, क्या कहते हैं, जो हिंदू रिचुअल था कि हिंदुस्तान से लोग बलूचिस्तान जाते थे एनुअल अपनी हज टाइप के लिए, वी कट इट आउट कंप्लीटली। और ऐसे भोले बन के बैठे, हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ, हो गया होगा, हमें क्या पता। वी हैव डिस्ट्रॉयड लैंग्वेजेस। तो ये जो कत्ले आम कल्चर का होता है, इसकी सजा तो बड़ी जनरेशन तक मिलेगी। इंसान का कत्ल कर दें तो फिर भी शरिया में माफी का है, पैसे दे दो कुछ हो जाए। अल्लाह की बनाई हुई जबानों का कत्लेआम करने का फख्र या जो जिससे प्राउड ये घूमते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पंजाबी और यहाँ के उर्दू बोलने वालों के सर पे ताज है। उनको फख्र है कि हमने जबानों के ऊपर ट्रैक्टर चला दिए। अब ना कोई बलोची बोलेगा यहाँ, ना सिंधी बोलेगा, ना पश्तो बोलेगा, और पंजाबी तो इतने बेगैरत हैं, उन्होंने कहा हम तो खुद ही नहीं बोलेंगे। उन्होंने खुद अपनी जबान पे पाबंदी लगाई। तो कहाँ पाकिस्तान चलेगा, मुझे सर पता है। जैसे एक जगह आपको पता ही होगा, लालपुर का नाम जो है बदल के जो है उन्होंने, जहाँ पे कभी शाह फैसल गया तक नहीं है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि उसने कभी वहां कदम नहीं रखा, फैसलाबाद नाम कर दिया। मुझे ये बताइए। बताइए जी आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे बात सुनी अभी तारिक फतेह साहब की, तो मुझे ये बताइए कि कराची की बात अगर हम करें तो कराची में एक पारसी कंपाउंड हुआ करता था, और वहाँ पे पारसी रहते थे, और मेरे अपने स्कूल की लड़कियां भी कुछ वहाँ पे थी, फ्रेंड्स थी मेरी। वो खाली क्यों हो गया है? वो सारे पारसी कहाँ गए? आरिफ साहब। थैंक यू वेरी मच आरजू साहिबा। और सबसे पहले मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता अल्फाज में कि मैं अपने गुरुजी के सामने पहली बार बैठ कर बात कर रहा हूँ। तो बहुत सीखा है मैंने, ही इज मेंटर। मैं उनको देख के सीख के आगे बढ़ा हूँ और मैं उनकी एक एक चीज को फॉलो करता हूँ। थैंक यू तारिक भाई फॉर एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कराची में एक आराम बाग है, वो भी राम बाग होता था। जी जी, उसको आराम बाग बना दिया इन्होंने, हर चीज तब्दील कर दी। कल रात मैंने ट्विटर पे एक तस्वीर शेयर की है कि इंडिया में जब कराची था तब शिवरात्रि किस तरह मनाई जाती थी कराची में। जी और जी। मुझे एक सिंधी दोस्त ने मुझे शिकवा किया है कि मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि कराची में 47 से पहले कोई सिंधी नहीं था। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो शहर है ना कराची, ये 47 में एक डेवलप्ड अर्बन सिटी था, और उसके जो मोहम्मर थे ना, वो पारसी और हिंदू सिंधी थे। और 47 में वो सारे हिंदू सिंधी भगा दिए गए या वो चले गए। लेकिन कराची में मुस्लिम सिंधी एज सच मेजोरिटी में नहीं थे। ये हिस्टोरिकली बलोच बस्ती थी, जी जी, जिसको अंग्रेजों ने इसके नेचुरल पोर्ट होने की वजह से डेवलप किया। और यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम पारसी, हमारे कराची के पारसियों का एक बड़ा किरदार रहा है। जिस टाउन, जमशेद टाउन का मैं रहा हूँ, वो जमशेद टाउन भी एक पारसी के नाम पे टाउन है। तो कराची, ये बात हो गई। दूसरी बात, उर्दू जुबान की जो तारिक भाई ने कही, तो आई 100% एग्री कि ये इम्पोज की गई थी पाकिस्तान में। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की 100% पॉपुलेशन, जो जमीन है पाकिस्तान की ईस्ट और वेस्ट, 100% पॉपुलेशन नॉन उर्दू स्पीकिंग थी। उर्दू तो उन मुसलमानों की जबान थी जो हिंदुस्तान के माइनॉरिटी प्रोविंसेस में थे। अब पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट बनाने के बाद बॉन्डिंग फैक्टर चाहिए था। तो पंजाबी आर्मी और यूपी सीपी के जो नवाब और जागीरदार जो गए पाकिस्तान, इनकी ये साजिश थी कि बॉन्डिंग फैक्टर खाली उर्दू हो सकती है, तो सबको उर्दू ला दी गई है। मेरे वालिद ने कराची से मैट्रिक किया था गुजराती मीडियम में। जी जी। कराची में गुजराती स्कूल थे, मेरे वालिद गुजराती के शायर थे। मार दी गई वो पूरी जबान। तो हमारी मादरी जबान मेमनी है, लेकिन मेरी बीवी जिसके माँ बाप दोनों जूनागढ़ में पैदा हुए, वो मेमनी नहीं बोल सकती, क्योंकि हमें शर्मिंदगी का एहसास दिलाया गया जैसे पंजाबियों को, अरे उर्दू बोलो।
मेमनी के एसेंट में उर्दू बोलोगे तो तुम्हारे बच्चे की उर्दू पे लोग हंसेंगे। तो मेरी बीवी को उर्दू नहीं आती तो आज मजबूरन मेरे बच्चों को भी हम मेमनी नहीं सिखा सके, वरना मेरे भाई बहन के साथ, मेरे माँ बाप के साथ हम मेमनी में बात करते थे। मेरे वालिद सऊदीया से गुजराती में मेरी वालदा को खत लिखते थे, क्योंकि मेरी वालदा को गुजराती के अलावा कोई जबान नहीं आती थी। तो दैट्स अ ट्रू फैक्ट। उर्दू ला दी गई है इस मुल्क के ऊपर क्योंकि इट वॉज अ बॉन्डिंग फैक्टर। अब आपका सवाल मैं भूल गया। सवाल क्या था? मैं आपके साथ पूछ रही थी कि पारसी कंपाउंड, क्योंकि हाँ, ताल्लुक कराची से है, कराची को आप अच्छे से जानते हैं। कराची में एक पारसी कंपाउंड होता था, पारसी जिमखाना भी था। एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान चौक के आसपास उधर कहीं होता था। तो जी वो जी। क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती थी, ट्रिनिटी मेथोडिस्ट गर्ल्स हाई स्कूल जो था वो वारी टावर के सामने, तो वहां से पारसी लड़कियां भी आती थी और बच्चे भी आते थे। तो वो कंपाउंड खाली क्यों हो गया है? वो सारे पारसी कहाँ गए? अरे 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 मैं उस इलाके का नाजिम रहा हूँ, और ये पारसी अरब शहर कावस जी, फारसियों का इतना बड़ा नाम, जमशेद टाउन में रहते थे और हयात थे। मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, बल्कि उन्होंने मेरी शिकायत लगाई थी। एक्चुअली इशू ये है, गवर्नर सिंह से उन्होंने शिकायत लगाई थी। इशू ये है कि पारसियों की जो प्राइम लोकेशन की जमीन थी, और आगा खानियों की, आपको पता होगा गुरु मंदिर के पास आगा खानियों के 200 प्लॉट है जो कब्जा कर लिया गया है। जियाउल हक के जमाने से वो अदालतों से केस भी जीत गए, और अदालत ने मुझे ऑर्डर किया था कि वो जमीन, जिसको अल्लाह वाली बस्ती कहते हैं तारिक रोड के पीछे, अदालत ने मुझे ऑर्डर किया था कि ये जमीन खाली कराओ, ये प्राइवेट प्लॉट पे बस्तियां बनी हुई हैं। मैं 5 थानों की पुलिस लेकर तारिक रोड पे गया, उनको पहले तो समझाया बुझाया, सब कुछ कर लिया। जब हम लाउड स्पीकर पे ऐलान कर रहे थे तो उस बस्ती से हम पे फायरिंग की गई। मैंने मुड़ के देखा तो एक पुलिस वाला नहीं, मैं तो यहाँ फ्रांस से उठ के गया था पाकिस्तान, मैं अकेला खड़ा हूँ, फायरिंग हो रही है। लोगों ने आके, मेरे जो एमक्यूएम के लड़के हैं वो आए, मुझे कहता है आरिफ भाई साइड पे हो। भाई ये प्राइम लोकेशन, आर्मी पाकिस्तान की लैंड ग्रैबर है, पूरी कौम को लैंड ग्रैबर बना दिया इन्होंने। और आखिरी बात मैं आपकी तस्दीक कर दूंगा कि मैंने 23 साल एमक्यूएम में गुजारे हैं, लेकिन 2018 में मैंने अल्ताफ भाई से दरख्वास्त करके मैंने एमक्यूएम छोड़ दी है, क्योंकि अब एमक्यूएम में भी आर्मी ने इतने ग्रुप बना दिए हैं, और एक अल्ताफ हुसैन मुजरिम है, बाकी जितने कराची में कत्लो गारत, भत्ताखोरी, जो चीज होती थी, जो करते थे, वो आज आर्मी की, रेंजर्स की सरकर्दगी में कराची पर रूल कर रहे हैं। तो मैं अब एमक्यूएम की पॉलिटिक्स से निकल आया हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मसले हो गए हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के इश्यूज देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि सिर्फ पारसी जिमखाना की बात नहीं है, गोवन जिमखाना था, आपको पता नहीं है, बोरा जिमखाना था। कराची के अंदर जहां मैं पैदा हुआ, मेरी उस सड़क का नाम था लाला लजपत राय रोड, वो जमशेद रोड के साथ निकलती थी। उस जमशेद रोड का नाम बदला गया, लाला लजपत राय का नाम बदला गया। किसी के पाकिस्तान में किसी को नहीं पता लाला लजपत राय हैं कौन, जो लाहौर के अंदर जिनके कत्ल पे भगत सिंह था। किसी को, खैर लाहौर में तो किसी को तारीख जानने का मेरा ख्याल है उनको एहसास भी नहीं है। वो समझते हैं कि अल्लाह मियाँ थे, फिर अरब आए, उसके बाद पंजाबी उर्दू बोलने वाले, बीच में कुछ भी नहीं है। तुर्क असल में उनकी रिस्पेक्ट है। तो अब मेरा ख्याल है सबके नाम भी अर्तुगुल अब कर देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी गुलाम पेशा लोग हैं कि इन्होंने, ये आजकल घूम रहे बेटियों के नाम रखने के लिए, अल्लाह बता दो कोई तुर्की नाम तो बता दो, कोई तुर्की नाम। वी आर क्लासलेस पीपल। आप समझते हैं कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में लोग पूछते हैं कि यार जॉन बड़ा पुराना नाम हो गया, कोई नया नाम दो। आपके मुल्क में नाम इस तरह रखते हैं जैसे गाड़ियों के नाम आते हैं कि यार डैटसन का नया मॉडल आया, बच्चे का नाम रख दो वो डैटसन। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लैंड, लैंग्वेज, रिलीजन और हिस्ट्री। मेरा एक दोस्त नहीं है पंजाब में जिसने कुरान पढ़ा हो, और हर आदमी कुरान पे जान देने को तैयार बैठा हुआ है। दे हैव नो क्लू किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, खुदा की कसम। कुरान को भी उल्टा पढ़ रहे हैं। हम ये जो 30 पारे हम पढ़ते हैं, ये बाकी दुनिया में लोग कहते हैं
30 पारे कहां से आ गए? ये किस चीज की डिविजन है? आपने खुद कुरान की आयतों के बजाय उनके कट पीस करके 30 हिस्से किए, उन्होंने कहा बच्चे ये उल्टे से पढ़ो, आखिरी सूरत पहले पढ़ो, पहली सूरत आखिर में पढ़ो, और फिर उस पर हाफिज करा दिया। अब बोला अब तो बच्चा हाफिज हो गया, अब इसको ठीक तरह बताया तो वो हिफ्ज जाया हो जाएगा। वी हैव बिकम कार्टून्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। या हम टेररिस्ट हो सकते हैं या इडियट्स, और हमें सिर्फ दो चीजों से पहचाना जाता है कि अरब हम पे हंसता है, ईरानी हम पे हंसता है। तुर्की जो है, मैं पर्सनल वाक्य बता रहा हूं कि पाकिस्तानी टॉयलेट में गया तो उसने कहा ये पाकिस्तानी गया, मैं इस टॉयलेट को यूज नहीं करूंगा। यह आपकी वैल्यू है, यह आपकी इज्जत है। दुनिया भर में रेफ्यूजीज बन के घूम रहे हैं झूठे कि मैं अफगानिस्तान से। वी हैव बिकम द लाफिंग स्टॉक। व्हाई? इतनी ब्राइट लोग, इतने जबरदस्त क्वालिटी के लोग पाकिस्तान में रहते थे, उनको आपने क्या बना के रख दिया? लेकिन सर हम क्यों इस तरह से हो गए आपके ख्याल से? जब मिस्टर जिन्ना इतने मॉडर्न आदमी थे तो नहीं मॉडर्न नहीं, क्यों नहीं बन सका वैसा? एजुकेशन में हम क्यों पीछे रह गए? मेरे हमारे बात जो आप बता रहे हैं तरह से बिहेवियर क्यों इस तरह से है? पहले तो मैं आपका एक गलत फहमी दूर कर दूं। जिन्ना साहब कोई ऐसे मॉडर्न आदमी नहीं थे। जिन्ना साहब किराए के आदमी थे। जिन्ना साहब को जो ठेका मिलता था उसमें वो काम करते थे। आपको पता है कि जिन्ना साहब ने आज तक जिंदगी में एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा? कुछ है उनका लिखा हुआ आपके पास? कोई किताब कभी आपने पढ़ी है बाय एम ए जिन्ना? नेवर। ये शख्स